महाराज मैं क्षमा चाहूंगा। अब हमें महल की ओर लौट जाना चाहिए। क्या है कि राजगुरु ने हमें जंगल के इस हिस्से की ओर आने के लिए मना किया था। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं सैनिक, परंतु तुम जानते हो कि हम जंगल में जब भी शिकार करने के लिए आते हैं तो हम शिकार किए बगैर वापस नहीं जाते। परंतु महाराज, इस घने जंगल में एक भी प्राणी का ना होना, ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। दूसरे सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजा विक्रम की नजर एक बहुत सुंदर हिरण पर पड़ी। राजा विक्रम ने अपने धनुष में तीर चढ़ा दिया और तीर से सीधे हिरण पर वार कर दिया। हिरण चीखता हुआ जमीन पर ढेर होकर गिर गया। तभी वहां दौड़ती हुई एक सुंदर हिरनी आ पहुंची, जो राजा विक्रम को घूरते हुए इंसानी आवाज में बोली, तुम एक अन्यायी राजा हो। तुमने एक निर्दोष की हत्या की है और तुम्हें इसका कर्ज चुकाना होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तेरा पुत्र जवान होगा तो तू स्वयं उसे मौत के नजदीक पहुंचा देगा। अचानक राजा विक्रम और उन दोनों सैनिकों को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और वो तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद वो तीनों होश में आ गए। राजा विक्रम आंखें मलते हुए अपने दोनों सैनिकों से बोला, आ, आ, ये आखिर हुआ क्या था? हम बेहोश कैसे हो गए? और वो हिरनी कौन थी जो इंसानी आवाज में बात कर रही थी? क्या हुआ था हमारे साथ? महाराज, आपने जिस हिरनी का शिकार किया था वो हिरनी भी गायब है। हाँ, तुम सही कहते हो। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज राजा विक्रम के कानों में टकराई। राजा विक्रम आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। राजा विक्रम ने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। राजा विक्रम आश्चर्य से अपने सैनिकों से बोला, अरे ये बड़ी अजीब बात है। इस जंगल में इस बच्चे को कौन छोड़ गया? खैर, जो भी छोड़ गया हो, मैं एक राजा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बच्चे को इस जंगल से ले जाऊं। राजा विक्रम उस नवजात शिशु को लेकर अपने महल चला आया। महल में आते ही एक दासी राजा विक्रम से बोली, महाराज जल्दी चलिए, महारानी ने एक मरे हुए शिशु को जन्म दिया है और महारानी अभी बेहोश हैं। राजा विक्रम अपने हाथ में उसी नवजात शिशु को लेकर महारानी के कक्ष में चला गया। राजा विक्रम ने देखा उसकी पत्नी रानी रुक्मणी बेहोश थी और उसका पुत्र, जो कि मर चुका था, बिस्तर पर लेटा हुआ था। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी गोद का नवजात शिशु रानी रुक्मणी के बगल में रख दिया और अपने मरे हुए शिशु को उठाकर दासी को पकड़ाते हुए बोला, दासी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मेरी पत्नी बेहोश है। उसे पता नहीं है कि उसने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया है। इस रहस्य को केवल तुम और मैं जानते हैं। ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन महाराज, आपकी गोद में किसका पुत्र है जो आपने महारानी के बगल में लिटा दिया है? सच बताऊं तो ये भगवान का आशीर्वाद समझकर मैं इसे ले आया हूँ। अरे मुझे भी नहीं मालूम कि ये किसका पुत्र है। ध्यान से सुनो, तुम इस मरे हुए शिशु को यहाँ से ले जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मैं चाहता हूँ कि ये रहस्य ही रहे। महारानी को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया है। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपने गले से सोने का हार उतार दासी को पकड़ा दिया। ये लो, ये तुम्हारे मुंह बंद रखने की कीमत है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा, ये बताने की हमें तुम्हें जरूरत नहीं है। दासी चुपचाप सोने का हार लेकर और उस मरे हुए शिशु को लेकर रात के समय महल से बाहर निकल गई। आदित्य केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो एक किसान था। आदित्य शाम के समय अपने खेत से अपने घर वापस आया ही था कि तभी उसकी माँ विमला उससे बोली,
तुम सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि तुम्हारी उम्र के लड़के राज्य में घूमते फिरते हैं? अरे माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फिर अपनी इकलौती बहन मोहिनी का विवाह कैसे करूंगा? क्यों माँ? आदित्य की बात सुनकर आदित्य की माँ के बगल में बैठी हुई उसकी बहन शर्माती हुई वहां से चली गई। विमला मुस्कुराते हुए अपने बेटे आदित्य से बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी बहन के लिए एक वर तलाशना भी तो जरूरी है। अरे तुम चिंता मत करो माँ। अरे इस बार मैं अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी उगेगी। और मैं उस फसल को अच्छे दामों में केशव नगर राज्य में बेच दूंगा। अरे उसके बाद तो हम दोनों मिलकर मोहिनी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करेंगे और बहुत जल्द उसका विवाह कर देंगे। अरे क्यों मोहिनी, सुन रही है ना? आदित्य की बात सुनकर आदित्य की माँ विमला मुस्कुराने लगी। अगले दिन आदित्य जब अपने खेत पर पहुंचा तो आसमान काले बादलों से घिर गया और भयंकर वर्षा होने लगी। आदित्य चुपचाप अपने घर लौट आया। वर्षा लगातार 10 दिन तक होती रही। 10 दिन बाद जब आदित्य अपने खेत पर पहुंचा तो वो बुरी तरह से घबरा गया। ये क्या? ये क्या? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी मेरी फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अरे मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। तभी आदित्य के गांव का मुखिया वहां पहुंचा और आदित्य की ओर देखकर बोला, शांत आदित्य शांत, केवल तुम्हारी ही फसल बर्बाद नहीं हुई है, अरे बल्कि केशव नगर राज्य की हर फसल बर्बाद हो गई है। अरे मुखिया जी, मुझे दूसरी फसल उगाने में तो काफी समय लग जाएगा और मेरे घर पर तो इतना अनाज भी नहीं है जिससे कि मेरा परिवार कुछ दिन पेट भरकर भोजन भी खा सके। ये क्या हो गया? हे भगवान! आदित्य, हमारे गांव के बहुत सारे लोग राजा विक्रम के पास सहायता मांगने गए हैं। अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। चलो। हाँ, आप सही कहते हैं मुखिया जी। इधर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल के एक कक्ष में बैठा हुआ था कि तभी उसका पुत्र अशोक वहां पहुंचा और अपने पिता विक्रम की ओर देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी? आप इतना चिंतित क्यों हैं? तुम जानते हो कि हमारे राज्य में भयंकर वर्षा ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। हर किसान की फसल तबाह हो गई है। राज्य में भूखमरी फैल गई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। तभी अचानक अशोक का शरीर नीला होना शुरू हो गया। अशोक का नीला चेहरा देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या? अशोक, अशोक, तुम्हारा चेहरा नीला क्यों पड़ रहा है? अशोक, ये क्या हो गया? अशोक, अशोक, सैनिकों! राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी अशोक बेहोश हो गया। राजकुमार अशोक को बेहोश होता देख राजा विक्रम तुरंत कक्ष से बाहर आकर एक सैनिक से बोला, जल्दी जाओ और हमारे केशव नगर राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुला कर लेकर आओ, इसी वक्त। कुछ ही देर में एक वैद्य अशोक को बड़े ही गौर से देख रहे थे। वैद्य जी, आखिरकार अशोक को क्या हुआ है? इसका शरीर अचानक से नीला क्यों पड़ गया और ये बेहोश क्यों हो गया? क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार राजकुमार को ये कौन सी विचित्र बीमारी हो गई है कि उनके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा है। अरे वैद्य जी, अगर जहर फैलता जा रहा है तो उसे रोकने के लिए कुछ कीजिए ना। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे लगता है कि ये कार्य आपके महल के राजगुरु ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दरअसल राजा विक्रम के राजगुरु एक बहुत ही ज्ञानी साधु भी थे। तभी वहां पर राजगुरु आ पहुंचे और राजकुमार अशोक को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े।
महाराज, आपके पुत्र के शरीर में एक एक विचित्र जहर फैल रहा है। उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? हमारे केशव नगर राज्य के घने जंगल में एक सुनहरे रंग की किरणों से चमकने वाला वृक्ष है। उस वृक्ष के पत्ते का सेवन अगर राजकुमार को कराया जाए तो राजकुमार ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं उस पत्ते को तोड़कर राजकुमार को खिलाऊंगा। मैं अपने पुत्र को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। महाराज, उस पेड़ में एक अजीब विचित्र रहस्य है। उस पेड़ के पत्ते को जो कोई भी तोड़ेगा उसकी 3 दिन के बाद मौत हो जाएगी। ये सुनकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। तभी एक सैनिक राजा विक्रम के कक्ष में आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है। ठीक है, उससे कहो हम अभी आते हैं। राजा विक्रम कक्ष के बाहर आ गया। कक्ष के बाहर 2 लोग खड़े थे। वो कोई और नहीं, आदित्य और मुखिया थे। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम आदित्य है महाराज, और ये मेरे गांव के मुखिया हैं। आदित्य ने राजा विक्रम को सारी घटना बताई। राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ आदित्य से बोला, महाराज, महाराज मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में अनाज तक समाप्त होने की कगार पे है। हम भूखों मर जाएंगे, कुछ कीजिए महाराज। हाँ, हम समझ गए। देखो आदित्य, मेरे पुत्र राजकुमार अशोक को एक विचित्र बीमारी हो गई है, जिसका इलाज घने जंगल के सुनहरे रंग की किरणों से चमकने वाला पेड़ में छुपा हुआ है। तुम्हें पेड़ का एक पत्ता तोड़कर लाना होगा। अगर तुम ये कार्य कर देते हो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे परिवार को कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा गांव भी अनाज से भर दूंगा मैं। लेकिन हाँ, एक समस्या है। कैसी समस्या महाराज? तुम जैसे ही सुनहरी किरणों से चमकने वाले पेड़ से उस पत्ते को तोड़ोगे तो 3 दिन के बाद तुम इस संसार को छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य राजा विक्रम से बोला, क्या? ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान मेरे परिवार और मेरे गांव वासियों के काम आती है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। इतना बोलकर आदित्य मुखिया के साथ महल के बाहर आ गया। मुखिया आदित्य से बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्यों अपनी जान देने पर तुले हो? मुखिया जी, अगर मुझे अनाज और धन नहीं मिला ना तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, और इससे बेहतर है कि मैं अपने परिवार को भूखा मरते देखूं। मैं मर जाता हूं ना। मुखिया ने आदित्य को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर आदित्य नहीं माना और सीधा घने जंगलों की ओर निकल गया और उस पेड़ को तलाशने लगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे घने जंगल में एक वृक्ष नजर आया जो सुनहरे रंग की किरणों से चमक रहा था। आदित्य तुरंत उस वृक्ष के पास पहुंच गया। आदित्य उस वृक्ष से एक पत्ता तोड़ने ही वाला था कि तभी उस वृक्ष से एक आवाज आई, ध्यान से मनुष्य, जैसे ही तुम पत्ते को तोड़ोगे तो 3 दिन के बाद तुम संसार को छोड़ दोगे। हाँ, मैं जानता हूँ। इतना बोलकर आदित्य ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और सीधा राजमहल चला आया। आदित्य के हाथ में पत्ते को देखकर राजा विक्रम प्रसन्न हो गया और आदित्य को अपने साथ राजकुमार अशोक के कक्ष में ले गया और आदित्य के हाथ से पत्ता लेकर राजगुरु को पकड़ा दिया।
राजगुरु ने जैसे ही उस पत्ते को राजकुमार अशोक के होठों के नजदीक रखा, अचानक राजकुमार अशोक की हालत सामान्य हो गई और वो होश में आ गया। ये देखकर राजा विक्रम प्रसन्न हो उठा। बहुत अच्छे। तुमने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। ये तुम नहीं जानते। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मेरी पत्नी जीते जी मर जाती। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य की माँ मुखिया के साथ वहां आ पहुंची। राजा विक्रम अशोक की माँ विमला को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे तुम तो वही दासी हो जिसे मैंने मना किया था कि मेरे महल के आसपास भी दिखाई मत देना। हाँ महाराज, मैं वही दासी हूँ। और जानते हो, तुमने जिसे मौत के मुंह में डाल दिया है वो कौन है? तुम्हारा पुत्र? नहीं महाराज, ये पुत्र आपका है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। झूठ बोलती हो तुम। मेरा पुत्र तो पैदा होते समय ही मर चुका था। ऐसा मुझे भी लगा था, मगर जब मैं महल के बाहर आई तब अचानक आपका पुत्र पूरी तरह से रोने लगा। ये देखकर मेरा भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस समय मेरी कोई संतान नहीं थी और मैं पुत्र के मुंह में आपको सच्चाई बताने नहीं आई। और मैंने आपके पुत्र की अपने पुत्र की तरह परवरिश की। मगर अभी कुछ देर पहले जब मुखिया ने मुझे बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। ये सुनकर कक्ष में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अचानक राजा विक्रम को 20 वर्ष पुरानी और हिरणी की घटना याद आ गई। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही हिरणी प्रकट हो गई और अचानक से वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, क्या सोच रहे हो राजा विक्रम? ये मेरा ही श्राप है। मेरे ही श्राप की वजह से तुमने अपने पुत्र को मौत के मुंह में झोंक दिया। तुम जिस शिशु को जंगल से उठाकर अपने महल में लेकर आए थे वो मेरा पुत्र है। जब तुम मेरे पुत्र को उठाकर अपने महल में लेकर आए तब मैंने ही तुम्हारे पुत्र को कुछ समय के लिए बेहोश कर दिया था ताकि तुम्हें लगे तुम्हारा पुत्र मर चुका है। मैं जानती थी कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी इस रहस्य को जाने कि तुम्हारा पुत्र मर चुका है। तुमने अपने पुत्र को दासी को पकड़ा दिया। दासी उस पुत्र को लेकर जैसे ही महल के बाहर गई, मैंने तुम्हारे पुत्र को सही कर दिया। मैं जानती थी कि दासी का कोई पुत्र नहीं है। वो तुम्हें सच्चाई बताने के लिए कभी वापस नहीं आएगी। मूर्ख तुम मेरे पुत्र की परवरिश करते रहे। तुम्हारे राज्य में बारिश का प्रकोप मेरे जादू का हिस्सा था। मैंने ही अपने पुत्र को विचित्र बीमारी से पीड़ित कर दिया। ऐसी विचित्र बीमारी जिसका इलाज सोने की किरणों से चमकने वाले एक पेड़ के पत्ते में छुपा था। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था राजा विक्रम। ये सुनकर कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम उस सुंदर स्त्री से बोला, कौन हो तुम? मैं वही हिरनी हूँ जिसके पति को तुमने बेदर्दी से बगैर किसी बात के मार दिया था। उस समय मैं गर्भवती थी। उस घने जंगल में एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। हम दूसरी दुनिया के वासी हैं जो कभी कभी अचानक जानवर का रूप लेकर तुम्हारी दुनिया के जंगल में घूमने आ जाते हैं। और उस समय मैं और मेरे पति वहां पर घूम रहे थे। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया। ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया। मैं अपने पुत्र को यहाँ से ले जाऊंगी और तुम अपने पुत्र को मरता हुआ देखोगे। यही मेरा बदला होगा, एक विचित्र बदला। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा पति कौन था। देखो, जो कुछ भी हुआ वो मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तूने मेरे पति की हत्या की है। अगर तेरे बेटे को कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं बचाऊंगी। ये जैसे भी है मेरे पिता हैं।
इन्हें माफ कर दीजिए। मूर्ख हो गए हो क्या? ये तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि इसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मगर आप तो जानबूझकर कर रही हैं। इनके पुत्र को मारकर आप 3 लोगों की हत्या करेंगी, एक मेरे पिता की और दूसरी उस माँ की जिसने उनके पुत्र को 20 वर्षों तक पाल पोस कर बड़ा किया, तीसरी मेरी, क्योंकि अगर मेरे पिता अपने पुत्र के मरने के बाद दुखी रहे तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा। ये सुनकर उस सुंदर स्त्री की आंखों में आंसू बहने लगे और वो राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, मेरे बेटे की अच्छी परवरिश ने तुझे बचा लिया राजा विक्रम। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी जो आदित्य के शरीर पर पड़ने लगी और अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। सुंदर स्त्री राजा विक्रम से बोली, अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। इतना बोलकर सुंदर स्त्री अपने बेटे अशोक से बोली, मैं तुमसे समय समय पर मिलने आती रहूंगी। इतना बोलकर वो रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। राजा विक्रम के अब एक नहीं बल्कि 2 पुत्र हो चुके थे। आदित्य अपनी माँ बिमला और अपनी बहन मोहिनी के साथ राजा विक्रम के महल में ही रहने लगा।